तो नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं वोट पॉलिटिक्स। और एक बड़ी तारीख आई यानी 23 मई, जिस दिन काउंटिंग होगी और तमाम वो लोग जो अब जद्दोजहद करते नजर आएंगे आपके चौक चौराहे से लेकर गलियों तक, यानी राजनेता, उनकी किस्मत का भी फैसला होगा। फिलहाल चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। और इसी का ऐलान के साथ ही आचार संहिता है वो भी लागू हो चुकी है देश के भीतर। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं आज बातचीत करने के लिए कि अब किस तरीके से इस युद्ध को जीता जाएगा, क्या रणनीति बनाई गई है, किस तरह से जो 7 चरणों में चुनाव होना है उससे पहले क्या रणनीति बनाई गई थी और इसके बाद किस तरह से ये चुनाव निपटाए भी जाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। जेबी पांडे जी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और साथ ही अभिषेक राज जी हैं कांग्रेस की तरफ से। साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान और हैं, चुनाव विश्लेषक ओपी पांडे जी, ओपी यादव जी माफी चाहेंगे, और साथ ही ब्रजेश मिश्रा जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, और हमारे एडिटर कुमार भावेश चंद्र जी। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पांडे जी, हो गई, डुगडुगी बज गई है, शंखनाद हो चुका है, कितने तैयार आप? नहीं, ये तैयारी राजनीतिक दलों के स्तर पे तो सबकी ही होती, राजनीतिक दलों का एक ये हिस्सा ही होता है, क्योंकि चुनाव उनके लिए एक उत्सव होता है। और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा पर्व है। तो जिसका जो भी एजेंडा है, जो भी आइडियोलॉजी है, जो संगठन है, वो अपने स्तर से सब लोग तैयारी पूरी रखते हैं। उनके लिए जीवन मरण का सवाल होता है। और भारत में लोग जो चुनाव आयोग, जहां तक सवाल है, ये हमें खुशी है कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तमाम स्केल पे इसकी नुक्ताचीनी होती है, लेकिन चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है वो विश्व में शीर्ष स्तर पे है। और हमें आशा है कि चुनाव आयोग जो 7 चरणों में मतलब 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, इस बार 90 करोड़ की घोषणा हुई है, तो ये अपनी गौरवपूर्ण परंपरा के अनुसार ही निष्पक्ष चुनाव फिर से संपन्न कराएंगे। और हमें एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में तो ये आशा ही है कि एक बार फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हमारी बनेगी। जी अभिषेक जी, कांग्रेस फिलहाल अभी अकेली महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। नए साथियों को जोड़ने के लिए अब जोरआजमाइश ज्यादा करनी होगी। तारीखों का तो ऐलान हो गया। देखिए, कांग्रेस अकेला नहीं महसूस कर रही है, पूरे प्रदेश की और देश की जनता हमारे साथ है, जनसैलाब पूरा हमारे साथ है। और देखिएगा कि मई में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की फिर से सरकार बन रही होगी। और जहां तक एक और बात मेरी कहनी है, आप देख रहे होंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के और तमाम अन्य दलों के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। तो ये साफ साफ संकेत दे रहा है कि देश की जनता का और प्रदेश की जनता का कांग्रेस के प्रति कितना विश्वास है। और उत्तर प्रदेश में हम बहुत पॉजिटिव हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी बन के उभर के आने वाली है इन चुनाव में। और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और देश को फिर से हम उसी गति और दिशा की तरफ लेकर जाएंगे, प्रगति और उन्नति की, जहाँ पे हम 2014 में इस देश को छोड़ के गए थे। क्योंकि 5 साल में इस देश का सत्यानाश कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज चुनाव आयोग ने चुनावों का फैसला कर दिया है, तो तैयारी हर एक पार्टी की होती है, हमारी भी तैयारी है, बीजेपी की भी तैयारी है। तो अब रण में लड़ाई की बारी आ चुकी है और इसमें विजयी होकर हम आएंगे, क्योंकि देश की जनता का आशीर्वाद राहुल जी के साथ है। तो बिल्कुल जो राजनीतिक विश्लेषण वो तो होगा ही। सबसे ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने फिलहाल घोषणा कर दी है। पिछली बार अगर देखा जाए तो 2014 में 10 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार 9 चरणों में चुनाव हुआ था और इस बार 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। क्या एक डिफरेंस आप देखते हैं कि उस वक्त ज्यादा चरणों, इस बार 7 चरणों में सिमटने की कोशिश क्यों की है? ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना प्रिविलेज होता है जी, कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और अपने जो हमारे जो त्यौहार हैं, छुट्टियां हैं, और जो हमारा मैनेजमेंट है, हमारी फोर्सेस का मैनेजमेंट है, क्योंकि इसमें फोर्सेस को इधर उधर ट्रांसफ़र करना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है। तो ये तो एक एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और मैं समझता हूँ कि ये 9 चरण में होता या 7 चरण में होता, उससे कोई महत्वपूर्ण फ़र्क नहीं पड़ता है जहाँ तक चुनावों का प्रश्न है। क्योंकि 543 लोकसभा सीटों का चुनाव तब भी हुआ था, अब भी हो रहा है। और ये ज़रूर है कि इस बार जो मतदान के बाद जो काउंटिंग की डेट है वो 23 मई गई है। पिछली बार ऐसा नहीं था, करीब 1 हफ्ते पहले ही 16 मई को ही मतदान का काउंटिंग का रिजल्ट आना शुरू हो गया था। और मैं समझता हूँ इस बार के चुनाव में जो एक अच्छी चीज़ हमको लगी, अभी अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम सब ने देखा, वो ये था कि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट सोशल मीडिया पे चलता रहता है, जिसकी की करेक्टनेस को लेकर के बहुत बातें उठती हैं,
तो वो बहुत अच्छा है कि उसकी ग्रीवांस मैकेनिज्म सेल बनी हुई है और वो उसको मॉनिटर करती रहेगी कि कोई ऐसा इनकरेक्ट कंटेंट या फिर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए न चल सके। रही बात राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अब ये समय होगा जब हम लोकतंत्र के मूल प्रयोग में अपने को अंतरित कर रहे हैं, और अब ये जो आने वाला समय होगा आज के बाद से ये पूरी तरह से इलेक्शन मोड होगा, और सारे राजनीतिक दलों को अब जनता के बीच में ही जाकर के अपनी बातें कहनी पड़ेंगी। और इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि सोशल मीडिया पर कोई ऐसा गलत कंटेंट आने पर उसको रोका जा सकेगा। ये मुझे लगता है ज्यादा एक प्रगतिशील कदम है। जी ओपी यादव जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी तैयार नजर आ रही? कोई देखिए गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं हो पाई है, बीजेपी भी अभी नए साथी तलाशने की लगातार जद्दोजहद में है, क्योंकि कभी देखिए ओम प्रकाश राजभर नाराज हो जाते हैं, अभी अनुप्रिया पटेल का भी आया। तो ये जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो कितनी तैयार नजर आ रही है तमाम पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी की भी बात करें, कांग्रेस की करें, बीजेपी की करें? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, सारे के सारे राजनीतिक दल अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश त्रिकोणीय संघर्ष की तरफ बढ़ गया है, और जो सबसे बड़ी चीज़ है, आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया है, तो निश्चित तौर पर अब एक समय सारणी डिसाइड हो गई है। तो जो भी करना है एक निश्चित मापदंड में, निश्चित समय में सारे राजनीतिक दलों को करना है। और दूसरा, ये लोकतंत्र का पर्व है और सारे लोगों को इसमें वोटिंग का अधिकार है, सारे लोग। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इलेक्शन कमीशन ने इस बार बड़ी चीज़ दिखाई है, वो है कि सोशल मीडिया के कंटेंट के लिए मॉनिटरिंग विंग तैयार किए। अभी तक क्या होता था कि जो पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसीज हैं, तो रिसर्च एजेंसीज जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता था उसके तुरंत बाद उनको बैन करता था इलेक्शन कमीशन। इसके बाद फिर रिसर्च का कोई काम नहीं होता, आपने देखा, बैन कर दिया जाता है। लेकिन पहली बार सोशल मीडिया में अनाप शनाप चीजें नहीं चलेंगी और उसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग सेल होगा। एक बड़ी चीज देखने को आई इलेक्शन कमीशन ने इस बार किया। जहां तक उत्तर प्रदेश की सियासत की बात है, तो आप देखिए कि कांग्रेस छोटे दलों के साथ अभी और जी यादव जी, आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर रंजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिस तरह से तारीखों का ऐलान किया गया, इस बार क्या कुछ आपको नया देखने को मिला? और जो चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य तौर पर कि दोस्त नए बनाए जा रहे हैं, कुछ दोस्त टूट के साथ आ रहे हैं, क्या लग रहा है, कितनी तैयार नजर आ रही है अब राजनीतिक दल सभी? प्राज्वल, पहले तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अभी इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में जरा बात करना जरूरी है कि क्या चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार और जिस पर गौर करने वाली बात है। पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि इस बार सभी बूथों पे, यानी कि सभी वोटिंग मशीन्स के साथ वीवीपैट लगाया जाएगा, यानी कि वो पर्ची जिससे कि आप ये कंफर्म होता है, जिससे कि इसकी पुष्टि होती है कि आपका वोट सही पड़ा है कि नहीं। तो वीवीपैट मशीनें सभी बूथ पे लगाने का जो फैसला है एक ऐसे समय में आया है जबकि पूरे देश भर में इस पर एक तरीके से सवाल उठ रहे थे। जो ईवीएम मशीन है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में वीवीपैट लगाने का जो फैसला है वो एक बहुत बड़ा फैसला है और मुझे लगता है कि जो चुनाव के नतीजों को लेकर जो सवाल उठाए जाते हैं अक्सर, अब उसकी जो आशंका है वो पूरी तरीके से खत्म कर दी है, खारिज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और बहुत बड़ा फैसला है और जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कि हमें गौर करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, जो कि इस बार मुझे लगता है कि नया है, कि एक तो एंड्रॉयड ऐप और हेल्पलाइन। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा कि एंड्रॉयड ऐप हम इस बार बना रहे हैं, बल्कि एंड्रॉयड ऐप आप कोई भी पब्लिक, कोई भी सिटीजन, कोई भी वोटर अपने मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है और आपके बूथ या आपके आसपास अगर किसी भी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो आचार संहिता है, या चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी दिखती है, उसमें अगर आपको कोई उसका उल्लंघन होता हुआ दिखता है, तो आप सीधे उस पर वीडियो या फोटो के जरिए आप उसे चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। और चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है, ऐसा भरोसा दिलाया है कि 100 घंटे के भीतर
आपको चुनाव आयोग की तरफ से उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी रिपोर्ट आपको दी जाएगी। यही नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि चुनाव जब बहुत ही संवेदनशील मामला होता है और उसमें कई बार अगर आप किसी प्रत्याशी विशेष के खिलाफ आप अगर कोई शिकायत करते हैं तो ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो या कोई इस तरह की कोई घटना ना हो जाए। तो अगर आप चाहें तो आप अपना नाम, नंबर वगैरह चुनाव आयोग आपका बिल्कुल गुप्त रखेगा, गोपनीय रखेगा। तो एक तरीके से सिटीजन को या वोटर को एम्पावर करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में आप इसको हेल्पलाइन को भी देख सकते हैं कि 24 घंटे का हेल्पलाइन जो जारी किया है चुनाव आयोग ने, उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा जैसा कि अभी बाकी और हमारे जो पैनलिस्ट है कह रहे थे कि जो सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग है इस बार जिस तरीके से करने का फैसला किया है चुनाव आयोग ने, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता रहा है वो भी अपने आप में सवाल में रहा है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे के अधिकारियों के भी संपर्क में है वो, और एक कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से इसका दुरुपयोग न हो और वहां भी पूरी कड़ी मॉनिटरिंग होगी। यहां तक कि जो सोशल मीडिया पे जो आप कैंपेन करेंगे उसको भी आप, जैसे कि बाकी कैंपेन को प्री अप्रूव, प्री सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, उसी तरीके से चुनाव आयोग से प्री सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा आपको सोशल मीडिया पर भी कैंपेन करने के लिए, और उसमें आने वाले खर्चे का भी पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा और वो खर्चे भी आपके चुनावी खर्च में जोड़े जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो इस बार चुनाव को बहुत फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने प्राज्वल, और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी अभिषेक जी, जिस तरीके से वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है और लगातार आप इस बात को लेकर उंगली उठाते रहे कि ईवीएम मशीनों पर और इसकी प्रणाली पर, आप नाराज तो नहीं है? नहीं, देखिए ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। देश की जनता, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहाँ पे इस तरीके की ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना बहुत आवश्यक है, और इससे जो है क्रेडिबिलिटी भी जो होती है वो इम्प्रूव होती है और ज़्यादा। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई इंस्टेंस इस तरीके के देश में हो चुके हैं चुनाव के पहले 4 साल के अंदर, जिसने शक पैदा किया लोगों के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है वो पुरानी बात है, लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने कहा कि वीवीपैट है, ये स्वागत योग्य है। चुनाव आयोग ने फैसला लिया, इस फैसले की मांग बहुत समय से तमाम राजनीतिक दल कर रहे थे, और केवल राजनीतिक दल नहीं, देश की जनता भी कर रही थी। ट्रांसपेरेंसी के लिए चीज़ का होना बहुत ज़रूरी था और हम इस बात से बहुत खुश हैं और हम चुनाव आयोग का स्वागत करते हैं जो फैसला उन्होंने लिया। और सोशल मीडिया की भी जो चीज़ें हैं उसको जो उन्होंने मॉनिटर करने के लिए बोला है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा किस तरीके से जहर फैलाया जाता है समाज में वोट को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एक निष्पक्ष तरीके से साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए और चुनाव आयोग ने फैसला जो लिया है इसका कांग्रेस स्वागत करती है। ठीक है, भविष्य जी आपसे जानना चाहेंगे, अब देखिए अब कश्मकश तो शुरू हो गई है। नूरा कुश्ती जो पिछले काफी दिनों से बड़ी धीमी गति से खेली जा रही थी, अब शुरुआत होगी कि किस तरह से प्रियंका गांधी आई तो सही लेकिन नजर नहीं आई। अब ये तमाम जो रैलियां का दौर शुरू होगा, रैलाओं का दौर शुरू होगा, यानी उत्तर प्रदेश के भीतर अब किस तरह की तस्वीर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी? देखिए प्रज्वल, आज की तारीख के बाद मैं कई चेंजेस देख रहा हूं जी। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से आप देखिए कि टीवी चैनलों पे हमारे यहाँ भी जो स्टूडियो की गर्मा गर्मी थी, चुनावी गर्मी, वो अब जमीन पर नजर आएगी। आज के बाद ये सिर्फ आचार संहिता लागू नहीं हो रहा है, आज के बाद जमीन पे चुनाव की गर्मी नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारे दलों को अभी उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो अभी सभी दलों के सभी पहली सूची भी नहीं आई है कैंडिडेट्स की। तो आज के बाद ये एक चीज़ और दिखाई देगी कि कैंडिडेट्स का ऐलान जैसे जैसे होगा, पार्टियों के भीतर एक अलग तरह की सरगर्मी होगी, पार्टियों की अदला बदली भी दिखाई देगी आपको ज़मीन पे। अभी आज भी कई खबरें आ रही हैं कि इधर के लोग उधर ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको भी टिकट से निराशा मिलेगी वो दूसरी ओर वो नज़र भिराएगा, नज़र गड़ाएगा और वहाँ से टिकट की कोशिश करेगा। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो पास लेने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि वो चुनावी मैदान में डटा रहे। तो आज के बाद सभी दलों के लिए उत्तर प्रदेश में एक चैलेंज है कि जल्दी से वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दे। और चूंकि यहाँ पे 7 फेजेज में होना है, तो पहले फेज का जो चुनाव होना है उसके जो कैंडिडेट्स का ऐलान, उसको लेकर एक सिर पे उनके समझ सकते हैं कि एक दबाव आ गया है कि वो पहले फेज के जो वोटिंग होनी है जहाँ पे, उसके कैंडिडेट्स का ऐलान कर दें। ये ऐलान सभी दलों के लिए पहले फेज में उत्तर प्रदेश में होगा। और उत्तर प्रदेश में अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो है कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अभी एक सूची निकाली है जिसमें कुछ सीटों के, अभी सिर्फ मात्र 10 सीटों के लिए उन्होंने ऐलान किया है।
समाजवादी पार्टी, बसपा, सबका भी स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो जैसे इनकी स्थिति क्लियर होगी, कैंडिडेट्स का जो सिचुएशन क्लियर होगा, कैंडिडेट का सीन क्लियर होगा, उसके बाद ये गर्मी आपको जमीन पर दिखाई देगी। और इसके बाद दूसरी तरह की गर्मी होगी, वो जो जिसमें नेता निकलेंगे लोगों को संबोधित करने के लिए। अभी तक देखा यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अब सरकारी कार्यक्रमों में जाते थे और वहां पे एक रैली का आयोजन भी होता था। तो सत्ता पक्ष की ओर से एक कोशिश बहुत पहले शुरू हो गई थी। आप मोदी बिल्कुल इलेक्शन मोड में दिखाई दे रहे थे। विपक्ष का इलेक्शन मोड इतना दिखाई दिया कि कलकत्ता में एक बड़ी रैली हुई विपक्ष की, दिल्ली में भी कुछ अपनी ताकत का जो आजमाइश किया। अब विपक्ष भी मुझे लगता है आज के बाद ये उनको सड़क पर उतरेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे, कहाँ कौन किसके साथ खड़ा है इसको लेकर, और मुद्दे, विपक्ष को अपने मुद्दे भी साफ करने होंगे। तो आज के बाद मुद्दों की क्लैरिटी भी आएगी, लोगों के बीच में ये मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पर चुनाव होना है, ये भी देखना होगा। अच्छा पांडे जी, काम सारे निपट गए? क्योंकि अभी हमने देखा कि महेंद्रनाथ पांडे बेहद जल्दबाजी में थे, कह रहे थे कि पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए, घी डालिए, क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। प्रज्वल, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अभी जब चुनाव का ऐलान हो रहा था तो ये जो 5 बजे का समय तय हुआ था, तो कुछ फैक्शन में ये खबरें भी आ रही थी कि इसका, चूंकि ये राहु काल था, 4:30 से लेके 6 के बीच में राहु काल था, तो अपने कर्नाटक के एक राज्यपाल हैं, उनकी ओर से भी ये सवाल आया था। वो गुजरात के रहने वाले हैं, मालूम है जो कर्नाटक प्रकरण हुआ था उसमें उनका नाम आया था, मालूम होगा सबको आपका नाम। तो उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि ये क्या चुनाव आयोग इसका समय बदल नहीं सकता है। ये हर रोज जो है राहु काल होता है 4:30 से लेके 6 बजे के बीच में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेता लोग आप देखेंगे कि जब वोटिंग होगी उसके पहले जब वो नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे तब, तो हर वक्त नेताओं का जो है जनता के अलावा अगर किसी का उनका भरोसा होता है तो भगवान पर, और चुनाव के समय ये भगवान पर भरोसा जो है बहुत बढ़ जाता है। और अभी सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऐलान के बाद समझिए सभी दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। अच्छा, इसलिए पांडे जी से पूछ रहे हैं, सारे कामकाज निपटा लिए ना सरकार ने, अपने सारे कामकाज निपटा लिए पांडे जी? नहीं, वो तो देखिए एक लोकतांत्रिक मर्यादा भी है, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष जी को मालूम था कि आज आचार संहिता लगनी है, तो वो तो अच्छी बात है कि वो खुद अपने से स्वानुशासन बरत रहे थे कि ऐसा कुछ ना हो कि उल्लंघन उस श्रेणी में आए, तो ये तो प्रशंसनीय है। और जहां तक ये है कि अब तो घोषणा हो गई है उत्तर प्रदेश की, अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस, कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इंटरव्यू दिया, देखिए उसके बाद जो हमारे सामने लोग हैं वो एक कोणी तो रहा नहीं मुकाबला, दुकोणी भी, बल्कि कहिए कि स्पष्ट 3 कोण तो नजर आ रहा है। और अभी छोटे छोटे दल हैं, जिसका शिवपाल जी हैं, जनसत्ता है, तमाम छोटे दल हैं, उनका भी स्टैंड क्लियर नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि जो ये कहा जा रहा था कि कलकत्ता में रैली हुई, दिल्ली में हुई, तो सबसे ज्यादा वहीं, अगर दिल्ली में देखिए केजरीवाल कहे कि हम खून के आंसू रो रहे थे, कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, ममता बनर्जी साथ नहीं है, मायावती जी कैसा कांग्रेस के प्रति रुख रखती हैं, तो अब ये महागठबंधन का जो शब्द है वो निरर्थक हो चुका है। नहीं, वो तो गठबंधन की बात कर रहे हैं। नहीं, तो हमारे सामने आप सोचिए, गोरखपुर क्यों भूल जाते हैं, फूलपुर भूलते हैं, कैराना भूलते हैं। ये जो बनाया जा रहा था माहौल कि मोदी के वर्सेस पूरा विपक्ष, उसमें विचारधारा भी जबरदस्ती डाली जा रही थी कि एकजुट है, तो जब हमारे सामने लड़ने वालों का ही नहीं पता है, न नेता है, न नीति है और न गठबंधन है, तो हम तो मिल के आते तभी हमारे सामने नहीं थे। तो अब हमारे लिए ये हमें लगता है, एक बार हमें लगता है ऑस्ट्रेलिया में जब विकी पोंटिंग आए थे तो कहे थे कि भारत में हमें 100% क्षमता नहीं लगानी पड़ती है, और अब भी मोदी जी को 100% उत्तर प्रदेश में देना नहीं पड़ेगा, और हम 73+ जो आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे कहते हैं इजिली हासिल कर। जी जी जी, अभिषेक जी। 100% इसलिए मोदी जी को नहीं देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में क्योंकि वो पहले से ही हार स्वीकार कर चुके हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल के लगातार ताबड़तोड़ दौरे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके पश्चिम बंगाल में रैली कर रहा है। आप अपने प्रदेश में आप अपनी स्थिति देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की जनता को हमलावर है, बंगाल में हासिल करने जा रहे हैं, धोखेबाजी करी 2014 में और फिर 17 में उसको फिर से एक बार दोहराया आपने, और प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खासकर आपको माफ नहीं करेगी। आप इसको भाग लेकिन अभिषेक जी, ये दोस्ती कैसी है कि आपको तो एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है? ये कैसी दोस्ती है? गठबंधन आपको एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं। हम नई जमीन तलाश रहे हैं तो और किसी की बात है, वहां पे आप तो अपनी ही जमीन पे आप जमीन नहीं तलाश रहे, वहां पे आप खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं, जमीन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, भाईचारे को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो आप यहाँ करके निकल चुके हैं। कहने का मतलब ये है, नहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी ने शुरू से एक चीज बहुत स्टैंड हमने क्लियर किया था, अगर हमारा जो समान विचारधारा के दल है, अगर उनसे हमारा गठबंधन एक होने की संभावना बनती है तो हम करने के लिए तैयार है। आज भी हमने देखिए कई छोटी पार्टियां संभावना खत्म नहीं जाए के शामिल हुई हैं, उसके अलावा कई पार्टी के जो नेता हैं
जो हमारी विचारधारा से जुड़ना चाहते हैं, हमने उनका स्वागत किया है और उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। कई बड़े नाम हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू से स्टैंड क्लियर किया था, हम देश हित में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, हम गठबंधन करना चाहते थे, हम उसके पक्षधर थे, क्योंकि देखिए देश के हित में, देखिए देश के हित में काम जो करना है उसमें सीट और ये सारी चीजें नहीं मैटर करती हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन की बात करती है, कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, ये उनसे नहीं मिले, वो इससे नहीं मिले। आप अपना बताइए, आपकी क्या स्थिति है? आप तो गठबंधन करने के बाद बिहार में महाराष्ट्र बड़ा दिल दिखा के मिला लीजिए, आप गठबंधन करने के बाद उन्हीं से प्रेरणा ले लेते हैं। देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार को ज्यादा सीट दे के भी अपने साथ रखा। आपको मालूम आप तो भी नहीं सीखे। बिहार में आप 21-22 सांसद थे, 17 सीटों आप उसी से सीख लेते, मायावती जी अखिलेश जी को मिला लेते। सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है रंजीत जी, 2014 के जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब भी कहा गया था कि बड़े दिलचस्प चुनाव है। इस बार भी कहा जा रहा है 2019 में बड़े दिलचस्प है। दिलचस्प कैसे? प्राज्वल, देखा जाए तो वैसे तो इस देश में जिस तरह से चुनाव होते हैं जो वो हमेशा दिलचस्प होता है, हमेशा दिलचस्प होता है। सत्ता की लड़ाई जो जनता के लिए हमेशा दिलचस्प होती है। और वैसे देश में, भारत जैसे देश में, जो कि एक तरीके से बहुत सारी विविधताओं और बहुत सारी मुद्दों पे और बहुत सारे लाइंस पे जब वोटर डिवाइडेड होते हैं, तो उनके बीच का कैंपेन और उनके बीच की लड़ाई जो है जिस रूप में सामने आती है वो हमेशा बहुत दिलचस्प होती है। आप भारत जैसे देश में बहुत आसानी से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो चुनाव का जो नतीजों का ऊट है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि असल में इतने तरह के समीकरण यहां काम कर रहे होते हैं कि किसी भी चुनावी पंडित के लिए ये समझ पाना या पूरी तरीके से इसका आकलन कर पाना कि इस बार हवा का रुख क्या है, बहुत मुश्किल टास्क होता है। जबकि जो दुनिया के बहुत सारे दूसरे मुल्क हैं, बड़े मुल्क भी हैं, जहां की आबादी हमारे जैसी हेट्रोजिनस नहीं है या बहुत विविधता नहीं है उसमें, वहां बहुत एक छोटे सैंपल साइज से आप एक एग्जिट पोल या यूं कहें कि ओपिनियन पोल के जरिए बहुत हद तक आप अंदाजा लगा लेते हैं कि इस बार हवा का रुख क्या है। लेकिन भारत जैसे देश में ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहां जितनी विविधता है और जितने तरह के समीकरण और जिन लाइंस पे वोटर्स बटे हुए होते हैं, तो एक छोटा सैंपल क्या, एक बहुत लार्ज सैंपल साइज के जरिए भी आपके लिए बहुत आसान नहीं होता है कोई प्रेडिक्शन कर पाना। इसलिए अंतिम क्षण तक जो है ना, वो लोगों का जब तक नतीजे सामने नहीं आ जाते तब तक कोई पक्के तौर पे, चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे कोई चुनाव विश्लेषक हो, चाहे कोई चुनावी पंडित हो, वो बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि चुनाव का नतीजा क्या होगा। इसलिए अंतिम क्षण तक जो है वो बना रहता है, वो जो जिज्ञासा है, वो जो एक्साइटमेंट है, जो रोमांच है, वो बना रहता है। और यही इस देश में चुनाव की जो है वो ताकत है या खासियत है, जो आप इसको कहें प्राज्वल। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। और ये ठीक बात है कि हाल के दिनों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक तरीके से एक अच्छा स्कोर किया है, विपक्ष को बहुत मौका नहीं मिल रहा है हाल के दिनों में, तो थोड़ी सी मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन फिर भी अभी चुनाव दूर है और मुझे लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो लोगों की जिज्ञासा है और इसमें जो इंटरेस्ट है लोगों का, वो इसी तरीके से और बढ़ेगा समय के साथ। प्राज्वल, ब्रजेश जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए अगर 26 फरवरी से पहले का देखें तो प्रियंका गांधी की एंट्री और उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस एक दोबारा से जागती और खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। 26 फरवरी के बाद क्या आपको लगता है कई तरह के मुद्दे परिवर्तित हुए हैं, बदले हैं, लोगों का जो फोकस है वो चेंज हुआ है? मैं पहले भी इस बात को डिबेट्स में बोल चुका हूं कि प्रियंका गांधी के आने से कोई ऐसा जादुई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को प्रियंका गांधी ने खुद भी स्वीकार किया, अपने कार्यकर्ताओं से कहा भी, क्योंकि 2017 और 2014 के चुनावों में प्रियंका गांधी का जो परफॉर्मेंस था अमेठी और रायबरेली की सीटों पर, वो अच्छा नहीं था। सीटों की संख्या बहुत कम थी या नगण्य थी। अब देखिए, बजट के बाद
और जो स्ट्राइक हुई उसके बाद काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जैसा कि भी ग्रुप एडिटर साहब ने कहा कि अभी ये चुनाव है और बड़ा हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, खास करके इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ जो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इस चुनाव को लेकर के बाहर के देशों की भी बड़ी दिलचस्पी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पाकिस्तान पे सीधा असर आप पाकिस्तान की मीडिया को देख करके असेस कर सकते हैं। चाइना वो भी उसको देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल लीनियंसी की लड़ाई बन चुकी है और जैसी गवर्नमेंट होगी उस तरह की आइडियोलॉजिकल लीनियंसी देखने को मिलेगी, फॉरेन पॉलिसी में भी और डोमेस्टिक पॉलिसी में भी देखने को मिलेगी। ठीक, मैं बताऊं कि ये जो एक बात और जोड़ देना चाहता हूं इस डिबेट में दर्शकों की दृष्टि से कि अभी फेसबुक और व्हाट्सएप के अधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया था और उनको ये निर्देश दिया गया कि भाई आप जो हमारे वोटर्स हैं उनकी प्राइवेसी कंसर्न को समझिए और उनकी प्राइवेसी लीक ना हो, जैसा कि अमेरिकन इलेक्शंस में हुआ था। और हम लोग जानते हैं कि कुछ बहुत गंदे ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंग्लैंड और अमेरिका में काम करते हैं वो हमारी प्राइवेसी को लीक करते हैं और वो इलेक्शंस को प्रभावित करते हैं। तो ये भी इंक्लूडिंग एवरीथिंग ये भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा, प्रोवाइडेड कि ये सक्सेसफुल होने पावे, हमारी प्राइवेसी इंटैक्ट रहने पावे। इस इलेक्शन में एक और भी बात मुझको दिखाई पड़ रही है, एक ये कि 8 करोड़ नए वोटर्स जुड़े हैं जिसमें से 18 से 19 साल वाले 1.5 करोड़ वोटर्स, 1.5 करोड़ जो यंग वोटर्स हैं वो काफी डिसाइसिव रोल प्ले करने वाले हैं इस इलेक्शंस में। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा इलेक्शन है ये हमारे देश में भी अब जब वोटिंग आएगी और अब हम देखेंगे कि कौन सा पॉलिटिशियन कौन सी गलती करता है और उसकी, जैसे गुजरात चुनाव के दौरान आपने देखा मणिशंकर अय्यर के एक बयान से नतीजों पर कितना जो है मार्जिनल असर पड़ना शुरू हो गया। मैं ब्रजेश जी आपको 1 मिनट रोकता हूँ। सिर्फ ऐसी मतलब ये गलतियां फौरी तौर पे थोड़े समय के लिए मीडिया में चर्चा का विषय बनती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं वो मुझे लगता है चुनाव में एक मुद्दे दूसरे काम करते हैं और अलग अलग, जैसा कि रंजीत जी ने कहा कि इतना बड़ा विविधता है, चूंकि अलग अलग क्लास है, अलग अलग कास्ट है और जब किसी तरह के लहर में चुनाव नहीं होता है, 14 का चुनाव एक तरह के लहर का कह सकते हैं कि लहर की में था, मोदी की एक लहर थी, पूरे देश में एक उम्मीद थी। इस बार का चुनाव ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इसको लहर देने की कोशिश की गई है। मैं यादव जी से एक सवाल जानना चाहता हूं कि जो एक भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में एक इसको देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी सक्रिय हैं उस पर हमला करने के बहाने एक जो कह सकते हैं 56 इंच का सीना दिखाने की कोशिश की और एक एजेंडा देश के सामने रखने की कोशिश की कि सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है। यादव जी, मैं आपसे सवाल है कि क्या सुरक्षा के अलावा कौन से वो मुद्दे हैं जो जनता के दिमाग में राज कर रहे हैं और उस पर वोट पड़ेगा? देखिए, एयर स्ट्राइक का जब से मुद्दा आया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने इसको कहीं ना कहीं चुनावी एजेंडे के रूप में तब्दील करने की बहुत भरसक कोशिश की। चूंकि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गई है और अब इस पे चूंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले पाएगी सार्वजनिक तौर पे, लेकिन निश्चित तौर पर आप 1971 याद करिए, पाकिस्तान का नक्शा पूरा बदल गया था, लेकिन क्रेडिट सेना को गया था और आज भी जाना चाहिए। इस चीज का पॉलिटिकलाइजेशन होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो अभी तक जो 4.5 साल में जो मुद्दे तैर रहे थे जनता के बीच में, नोटबंदी, जीएसटी, जवानी, पानी, किसानी, ये मुद्दे अभी भी प्रासंगिक बने हुए हैं। और जो अभी रंजीत जी ने कहा उस बात को मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए, हिंदुस्तान में जो वोटर है, बैलेंसिंग वोटर, फ्लोटिंग वोटर और ट्रेडिशनल वोटर, जो किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का जो ट्रेडिशनल वोटर होता है वो उसके साथ इंटैक्ट रहता है, वो आइडियोलॉजिकल होता है। दूसरा जो वोटर है बैलेंसिंग वोटर, ये बैलेंसिंग वोटर जो है ये बीच का वोटर है, ये देखता है कि हमारे लिए क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और तीसरा जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर, ये बहुत ज्यादा वोटर है, 20-25% तक जाता है। तो फ्लोटिंग वोटर ही हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बनाता है। तो भारतीय राजनीति में जो बैलेंसिंग वोटर, फ्लोटिंग वोटर और ट्रेडिशनल वोटर है, इसमें जो फ्लोटिंग वोटर है तो देखता है कि कौन जीत रहा है, उसके साथ जाने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रेडिशनल वोटर और जो बैलेंसिंग वोटर है, ये दोनों वोटर में सबसे बड़ी चीज भावेश जी ये है कि ये मुद्दों इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के आसपास रहता है। हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा इश्यू की बात हुई और आप देख लीजिए 1967 में 11 राज्यों में सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार चली गई। 77 में देखिए जनता पार्टी की लहर, 80 में आ जाइए आप, इंदिरा जी के डेथ हुई थी, इंदिरा लहर आ गई। मतलब मेरा सवाल और स्पेसिफिक मैं थोड़ा कर रहा हूं कि क्या इस मुद्दे के अलावा और कौन सा मुद्दा जनता के बीच में हावी रहने वाला है?
लोगों को लग रहा है कि वोट इस बात पर पड़ना चाहिए। किसी उत्तर प्रदेश के लिए मुद्दा क्या रहेगा खास तौर पर? नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए जैसे राष्ट्रवाद का मुलम्मा जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने चढ़ाने की कोशिश किया, उसमें एक बेसिक चीज ये है कि अगर इसका अर्बन फिनोमिना है कि रूरल फिनोमिना है। अगर शहरी एरिया का जो जहां भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर बहुत ज्यादा तादाद में है, वहां पर असर पड़ा है या ग्रामीण पृष्ठभूमि में क्या इसका असर पड़ा, इसको एनालिसिस करना पड़ेगा और थोड़े दिन में इस पिक्चर साफ हो जाएगी। और आप देखिए क्षेत्रीय दल का कोई नेता इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा था। राष्ट्रवादी मुलम्मा की लड़ाई जो चली, इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गई, इसमें राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, समाजवादी पार्टी एक सवाल मैं रंजीत जी के पास लेकर जाना चाहता हूं। अभी पिछले अगर 2014 के चुनाव को देखा जाए तो ये पिछली बार का चुनाव दो पक्षीय नहीं था। मोटे तौर पे एनडीए लड़ रही थी, पूरी ताकत से लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी उसके हीरो थे और नरेंद्र मोदी के पीछे पूरा एनडीए एक बड़ी ताकत थी और एक बड़ा प्रचार तंत्र काम कर रहा था। दूसरी जो 10 साल सत्ता में थी यूपीए और उनके साथ जो कुछ दल थे वो थे, और तीसरा एक धड़ा था जो न बीजेपी के साथ खड़ा था न एनडीए के साथ खड़ा था। वो धड़े की ताकत भी पिछली बार दिखाई दी। उनके पास जो है, मैं जो आंकड़े हैं, 147 सीट उनके पास थी। इस बार के चुनाव में मोदी वर्सेस रेस्ट, क्या अभी तक तो ऐसा गठबंधन सभी प्रदेशों में आ कर सकते हैं कि पूरे नेशनल स्तर पे एक ऐसा सीन दिखाई नहीं देता रंजीत जी, लेकिन क्या एक मोदी के विरोध में विपक्ष की जो एक एकता की कोशिश चल रही है, या कई राज्यों में वो एकता पकती हुई दिखाई भी दे रही है, एकता मैच्योरिटी की ओर भी दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि ये इस बार जो है मतलब बाइपोलर, या कह सकते हैं कि दूसरा पोल जो है, जो विरोध वाला पोल है मोदी को सत्ता से रोकने के लिए, वो कितना मजबूत दिखाई देता है आपको? भवेश जी, इसको ऐसे देखिए, अगर गौर करें, हम कह तो रहे हैं जरूर कि मोदी के खिलाफ या यूं कहे किसी सत्ता के खिलाफ एक महागठबंधन की कोशिश बहुत दिन से चल रही है, लेकिन आप उन कोशिशों का नतीजा क्या देखते हैं? नतीजे के तौर पे आपको ये समझ में आता है कि ठीक है, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां कुछ रैलियों में एक साथ एकजुट होकर के एक मंच पे खड़ी तो दिखी, लेकिन ये साथ आना बहुत हद तक मुझे लगता है कि ये प्रतीकात्मक है। ये एक ऐसी इस लड़ाई में कोई नया आयाम नहीं देता हुआ दिखाई देता है मुझे भवेश जी, खास करके इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि ये पार्टियां अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में अपना वर्चस्व रखती हैं। सवाल यह है कि जब तक ये सारी पार्टियां किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ एकजुट नहीं होती हैं और उनके साथ एक गठबंधन में मिलकर चुनाव नहीं लड़ती हैं, यानी कि सीटों का बंटवारा नहीं होता है इनके बीच और दोनों की ताकत एक नहीं होती है अगर चुनाव के दौरान, तो फिर तो ये वही बात हुई कि ठीक है, अलग अलग लड़ेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि अगर सब मिलकर हम सरकार बना पाते हैं कि नहीं। तो ऐसे में जो इन सारी पार्टियों की अपनी अलग अलग ताकत है, वो एकजुट नहीं हो पाएगी और उसका कोई ठोस नतीजा विपक्ष के लिए कम से कम मुझे तो नहीं लगता है कि चुनाव में निकल पाएगा। आप देखिए कि अगर जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं कि अगर पश्चिम बंगाल जो सबसे मजबूत ध्रुव दिखता है मोदी के खिलाफ जो विपक्षी एकजुटता का, उसमें उसकी शुरुआत आप पश्चिम बंगाल से करिए, तो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी और कांग्रेस और जो वामपंथी पार्टियां हैं, क्या ये एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं? अगर नहीं लड़ रही हैं तो फिर इस एकजुटता का मतलब क्या है? ये एकजुटता या विपक्ष की ये एकजुटता बंगाल के चुनावी नतीजों को किस हद तक प्रभावित कर पाएगी, ये सोचने की बात है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या दिल्ली में कहने को तो भाई अरविंद केजरीवाल दिखे वहां उस मंच पे, लेकिन क्या कांग्रेस और केजरीवाल का दिल्ली में गठबंधन हो पाया? अगर नहीं हो पाया, अगर ये तीनों अगर अलग अलग ही लड़ना है इन्हें, तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी को कितनी चुनौती दे पाएंगे, ये सवाल बना रहेगा। इसी ढंग से आप चाहे आंध्र प्रदेश में देखिए, चाहे आप तेलंगाना में देखिए, जहां भी आप देखते हैं तो विपक्ष रैलियों में तो एकजुट दिखता है, लेकिन सीटों के बंटवारे और चुनावी मोर्चे पर वो एकजुटता कहीं नहीं दिखती। इसलिए विपक्ष का अभी तक जो महागठबंधन का जो स्वरूप है वो साफ नहीं हो पाया है। भवेश जी, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, यहां भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन नहीं हो पाया।
ये भी बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि ये वो स्टेट था जहां पर कि अगर ये सब मिलके लड़ते तो बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान हो सकता था जिसकी भरपाई पूरे देश से करना मुश्किल था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अगर आप इस तरीके से आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कुल मिलाकर के अभी तक तो कम से कम जो तस्वीर दिख रही है और जिस तरह के हाव भाव बयान नेताओं के दिख रहे हैं विपक्ष के, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई इतना मजबूत गठबंधन बना पाएंगे, लेकिन यादव जी जो कि बहुत कड़ा मुकाबला कर पाए। हाँ, अकेले अकेले लड़े अपने इलाकों में, और जैसा कि पहले भी होता रहा है वहां फिर बाद में आकर के केंद्र में अगर उनको इतनी ताकत मिलती है, इतना नंबर मिलता है कि वो लड़ सकते हैं, तो अलग बात है। लेकिन रंजीत जी, मैं आपके पास आता हूं। अभी यादव जी से मैं एक सवाल ले लेता हूं जी। ये जो अखिलेश यादव कहते हैं कि नहीं कांग्रेस के साथ हमारा समझौता है जी, और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो कहते हैं मैं मायावती का सम्मान करता हूं जी, मैं अखिलेश के साथ खड़ा हूं। ये इसका क्या मतलब लगाया जाए? ये जो मोदी विरोधी वोटों को एक साथ करने की कोशिश के तौर पे देखा जा सकता है, और क्या ये कोशिश जमीन पर काम करेगा इनका? अगर अलायंस तो नहीं इनका हुआ, लेकिन क्या मोदी विरोधी वोट इनको मिल पाएंगे जहां जहां ये मजबूत है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की तासीर है और जो देश का पिछला चुनाव का रिजल्ट था, 31% वोट बीजेपी को मिला था और करीब 69% जॉइंट अपोजिशन अगर जोड़ा जाए। अब उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकली तासीर निकल के आ रही है, अब त्रिकोणीय संघर्ष के आसार बिल्कुल साफ हो गए हैं। लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं तो, और जिस तरह राहुल गांधी बोल रहे हैं, जिस तरह बहन जी बोल रही हैं, निश्चित तौर पर पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाओं के द्वार खोले रखना चाहता है कांग्रेस के नेतृत्व भी, बीएसपी और ईएसपी का भी नेतृत्व। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जैसे रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी ने अपनी सीट अलायंस पॉलिटिक्स की बात किया, या 2 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए छोड़ दिया समाजवादी पार्टी ने। तो जैसे सिंधिया साहब का बयान आ गया, सिंधिया साहब ने कहा 2-4 सीटें हम भी छोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे नेताजी मैनपुरी में लड़ रहे हैं और डिंपल जी कन्नौज लड़ रही, और यहाँ कांग्रेस अगर लड़ भी रही तो बहुत बड़ा उसकी पृष्ठभूमि नहीं है, वर्कर भी नहीं है बूथों पर। जैसे आजमगढ़ में अभी क्या होगा समाजवादी पार्टी, तो ऐसी सीटों पर, चुनिंदा सीटों पर, 3-4 सीटों में वो भी वॉकओवर दे सकते हैं कांग्रेस को, और उनके पक्ष में सीटें छोड़ सकते हैं कि भाई हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जैसे शिवपाल यादव की एंट्री हो रही है कांग्रेस अलायंस में कि नहीं, ये अभी एक प्रश्न है। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं दोनों साइड से देखी जा रही हैं। तो इसको लेकर के ये माना जा रहा है दोनों साइड से जो पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं, जैसे अभी डॉक्टर अयूब की एंट्री आप देख लीजिए, पूरी तरह से रुकी है। महान दल के केशव देव मौर्य आ गए, तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बीच में मीडिया के हवाले से खबरें आई, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप ने उसको खारिज किया। और फिर अभी बहन जी का स्टैंड और अखिलेश यादव के स्टैंड में फर्क नजर आ रहा है। बहन जी के स्टैंड में देखिए तो बहुत कांग्रेस पे आक्रामक है। आप मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में अलायंस हुआ, उस पर जरा आप नजर डालिए कि यादव लैंड में अलायंस किया है, अखिलेश यादव को सीटें दी हैं, और बाकी सारे मध्य प्रदेश में ज्यादातर सीटें बीएसपी के पक्ष में चली गई। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और दूसरा जो चुनाव होने जा रहा पार्लियामेंट का चुनाव, देखिए एसपी बीएसपी और राष्ट्रीय लोकदल का जो कंबाइन है वो सोशल केमिस्ट्री पे चुनाव लड़ने जा रहा है, जाट जाटो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन या जाट दलित मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के आसपास। इसके अलावा कांग्रेस पर्सनालिटी ओरिएंटेड पार्टी है, उसके मन मस्तिष्क में ये बात चल रही है कि 2009 के कर्जा माफी के समय जो सीन था, लेकिन आप देखिए कि जैसे इमरान मसूद को कैंडिडेचर दिया गया, ये इमरान मसूद वही इमरान मसूद है जिन्होंने कैराना की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इससे साफ जाहिर है कि अलायंस में कांग्रेस हमलावर है। दूसरी चीज, जैसे धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं, उनके पार्लियामेंट सेगमेंट पे सलीम इकबाल शेरवानी, ये वही शेरवानी साहब हैं जो मुलायम सिंह यादव जी के साथ हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। और कांग्रेस ने जिस तरह वहां कैंडिडेचर दिया है, तो जैसे लगता है कि अब या तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, और या फिर जिस तरह कैंडिडेचर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब संभावनाएं खत्म हो गई, सिर्फ पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं बची हुई हैं, उसको धूमिल नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और पांडे जी, जिस तरीके से अब वक्त बीतता जा रहा है, देखा है कि जो नाराज चल रहे थे आपसे, जैसे सावित्रीबाई फूले लीजिए और कई बड़े चेहरे हैं, दामन आपका भी छोड़ कर पहुंच रहे हैं कांग्रेस की तरफ। नहीं, वो तो हर चुनाव में ही होता रहता है। जिनके टिकट कटने की संभावना रहती है वो पहले ही चले जाते हैं, उसमें कोई दल का नहीं है। मैं यादव जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, तो ये कह रहे थे कि 1971 में बहुत ऐतिहासिक युद्ध हुआ और उसका श्रेय मानिक शाह जैकब को मिल गया। उनको दुर्गा तक विपक्ष ने कहा, और 352 सीट भारत की जनता ने दे दी, तो वो मानिक शाह को नहीं दे दी। तो ये पुलवामा की घटना का हम राजनीतिकरण करें या ना करें, देश की जनता ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय लोग, ग्लोबल वर्ल्ड में
गांव के लोग ज्यादा हाईटेक हैं। अब आप कह दीजिए कि पुलवामा घटना से वो विच्छिन्न है, उन्हें जानकारी नहीं है, राष्ट्रीय आवयक की कीमत भी वही चुकाते हैं, क्योंकि जो तिरंगा में कफन ओढ़ के आते हैं वो गांव में जाते हैं। तो हमें नहीं लगता कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा का मुद्दा होगा, अगर आतंकवाद का मुद्दा होगा जिसपे दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात होगी, तो क्षेत्रीय दलों का या ग्रामीण मतदाता को आप खाई में अलग अलग नहीं बांट सकते हैं। और वो जो ये कह रहे थे कि ये सोशल केमिस्ट्री चेंज हुई, निश्चित मैं मानता हूं। यादव जी थोड़ा पहले चले जाते हैं, 1993 में जब मुलायम जी, काशीराम जी थे तो वो दौर और था। उसके बाद से कुछ खास खानदान के लोग खुद खास हो गए हैं। सैफई परिवार की वो अपील नहीं होगी, खुद यदुवंशियों में ही, कि ये सामाजिक न्याय के या पिछड़े या किसान के नेता के रूप में आए। चौधरी चरण सिंह के 2-3 सीट ले लिए, बड़े चौधरी, छोटे चौधरी, तो अब पिछड़े के तमाम छोटे छोटे दल अब आ गए हैं, वो भी अपना हको हकूक चाहते हैं, उनके लिए स्पेस नहीं है यहाँ। तो ये जान लीजिए कि ये 93 नहीं है, बहुत बड़ा पिछड़ा तबका, पिछड़े के नेतृत्व में सबसे बड़े पिछड़े मोदी जी हैं, वो भी एक पिछड़े हैं, वो एक सामंती परिवार के नहीं आते। तो हमें नहीं लग जी बताइए। मोदी जी का 56 इंच का सीना अभी दिखाई दिया है और इससे बहुत सारे लोग खुश भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक मसला जो है, यही एक मुद्दा लोगों के दिमाग पे हावी है और इसी आधार पर वोट तय होगा। निश्चित रूप से आज हमारी कई जिलों में हमारी बात हुई है और हमने लोगों से बात की, अपने रिपोर्टर से बात नहीं की, हमने सीधे लोगों से बात की और उसमें ये बताया गया कि लोगों के दिमाग में किस तरह के मुद्दे अलग अलग जगहों पे अलग अलग मुद्दे काम कर रहे हैं और स्थानीय मुद्दे भी हैं। आपके सांसदों का परफॉर्मेंस जो उत्तर प्रदेश से इतनी भारी संख्या में लोगों ने जिता के भेजा था, उन सांसदों ने वहाँ पे क्या काम किया, सांसदों ने क्या चरित्र दिखाया, जो संत कबीर नगर में हुआ, इन सब का भी असर चुनाव पे होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं और ये हम नहीं कह सकते आज की तारीख में कि शहरी क्षेत्र का मतदाता और ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता एक ही दिशा में सोचता है। गाँव में जो लोग रहते हैं वहाँ अर्ध बेरोजगारी से समस्या है, जो किसानों की समस्या है उसकी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं हुआ। आपको अगर लगता है कि किसानों को आपने बहुत हरा घड़ा जो है खेत सौंप दिया है, बहुत सारे उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं और उससे खेती किसानी बढ़ जाएगी, उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी, अगर सरकार अपने कामकाज का सही आकलन नहीं करेगी और सही दिशा में नहीं बात करेगी तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। यादव जी ये बताइए कि किसानों का जो मसला है जी, क्योंकि किसान बहुत बड़ी संख्या में है और ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का वोट बहुत मायने रखता है जी, ये कितना बड़ा मसला रहेगा? देखिए, जो बेसिक मुद्दों की जहाँ तक बात है, इसमें किसानों का मुद्दा बहुत ही मजबूत मुद्दा है और ये स्वाभाविक रूप से गर्म मुद्दा है, क्योंकि इस बार का जो पार्लियामेंट चुनाव देखिए, मंदसौर से ही देखिए कि कहीं ना कहीं पोलराइज हो रहा है। शेतकरी संगठन में जैसे राजू शेट्टी ने रिजाइन किया पार्लियामेंट से, वहीं से शुरुआत हो गया, या नाना पटोले साहब बड़े किसान नेता हैं, उन्होंने बीजेपी से पार्लियामेंट से रिजाइन किया, वहां से शुरुआत हुई, मंदसौर से शुरुआत हुई। इसके बाद देखिए जो अभी बीच में पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने जिस तरह किया, पूना में जिस तरह हुआ, तो कहीं ना कहीं गर्माहट है, अंदर तपिश है। किसान आंदोलन को जिस तरह हवा मिली और जिस तरह, ऐसा नहीं कि वहां राजनीति हो रही है, अंदर से बेचैनी है, उबाल है। एक चीज और मैं बता दूं यादव जी, अभी हम जब बात कर रहे थे, आज ही लखीमपुर खीरी में बात कर रहे थे, तो वहां एक किसान बता रहा था कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। वो एक्चुअली कह रहे कि उनके पास एक नोटा का भी अधिकार है। आज भी चुनाव आयोग ने कहा ना कि नोटा की संख्या बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों ने जो किसानों को छला है, उसका एक दर्द उनके अंदर दिखाई देता है। वो बीजेपी की ओर भी जाता वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कांग्रेस की तरफ भी जाता वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक बड़ा मसला आज की तारीख में। आपको लगता है कि क्या इस बार भी जो है एक जो पब्लिक के अंदर एक रिजेंटमेंट है जो चुनाव को लेकर, जो नेताओं की वादा खिलाफी, जो दलों की वादा खिलाफी है, वो एक नोटा के रूप में आपको लगता है कि बड़े रूप में सामने आएगा? देखिए, लोकतंत्र में जहाँ तक नोटा की बात है, जो पॉलिटिकल एक्सेप्टेंसी की बात है, और एंटी इनकम्बेंसी जितनी भी ज़्यादा ग्राहक फॉर्म में होगी, जहाँ पर भी होगी, तो निश्चित तौर पर जैसे एंटी इनकम्बेंसी से नाराज व्यक्ति कोई जब विकल्प नहीं मिलता तो नोटा की तरफ भागता है। लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं कि नोटा बहुत जोरदार ढंग से उपस्थित हो जाए, लेकिन चूंकि जब विकल्प का अभाव होता है और मन नहीं लगता, सियासत में मन नहीं लगता, एक तरह से वोटर इस तरह तैयार हो रहा जो नोटा की तरह स्वाभाविक रूप से भाग रहा है। लेकिन खासकर इलेक्शन रिफॉर्म पे जो संगठन काम कर रहे हैं, उनको इस पे ध्यान देना होगा कि कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया इससे कमजोर होगी देश की, तो उस पे काम करने की जरूरत है कि नोटा की तरफ लोग ना जाएं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल सिस्टम, किसी ना किसी विचारधारा की तरफ जाएं। वोट करने के लिए एक निश्चित परिपाटी और उनको अवेयरनेस की तरफ ले जाना पड़ेगा। जब तक उनको ज्ञान नहीं होगा कि हमें वोट देना पड़ेगा और वोट से ही हमारा रिजल्ट निकल के आएगा, स्वस्थ डेमोक्रेसी और स्वस्थ भारत का निर्माण तभी हो पाएगा। जी, और ब्रजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, 2014 में जो देखने को मिला था कि जिस तरह से अपना दल से
बीजेपी ने गठबंधन किया या कहा जाए एनडीए में शामिल किया उनको, साथ ही ओम प्रकाश राजभर को देखिए 2017 में, क्या मान लिया जाए ये एक मजबूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए कि गठबंधन उनको दे नहीं रहा है इस तरीके की बिल्कुल भी कि आप आइए भाई साहब हमसे जुड़िए, तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है? ये एक वजह है जिसके चलते छोटे दलों से, महान दल जैसे छोटे दलों से गठबंधन करने को मजबूरी है, या फिर वही एनडीए के एक तरीके को यहां पर लागू किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? जो बहुत बड़ी समस्या विपक्ष के सामने आज विद्यमान है वो कलकत्ता रैली से दिखाई पड़ती है, जहां पर कि मायावती जी नहीं गई और वहां पर राहुल गांधी भी नहीं गए। ठीक, उस समय मैंने डिबेट में कहा था कि इनकी लीडरशिप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ममता बनर्जी की। उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसपी बीएसपी कॉम्बिनेशन बना है अभी तक उसने कांग्रेस को बाहर रखा है। ये एक दूसरे को वॉकओवर तो दे सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि एसपी अब वो वाली एसपी नहीं है जो पहले होती थी। शिवपाल फैक्टर काम कर रहा है, ठीक, मुलायम सिंह नुकसान पहुंचाते रहते हैं एसपी को। इसके अलावा जो बीएसपी है, बीएसपी को एक सीट ज्यादा दी है, लेकिन एसपी का वोटर बीएसपी को देगा कि नहीं देगा ये बड़ा भारी यक्ष प्रश्न है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अपेक्षित एक महागठबंधन बन सकता था इन तीनों का, वो नहीं बना। और उसके जड़ में सिर्फ ये बात है कि मायावती जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हैं और राहुल गांधी भी ऐसे बयान दे चुके हैं कि अगर हमारी सीटें ज्यादा आएंगी तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो लीडरशिप फैक्टर है ये राष्ट्रीय चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है विपक्ष को। मैं बताऊं कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो राष्ट्रीय चुनाव में जाएंगे। जो क्षेत्रीय होंगे वो तो चलिए सरकारों पे और एंटी इनकम्बेंसीज पर भी डिपेंड करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा है, डिफेंस है, रोड नेटवर्क है, हेल्थ है, क्लीनलीनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स इश्यूज हैं, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको कि अपोजिशन का रोल कि किस हद तक ये यूनाइटेड हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक कि ये मंच पर एक दिखेंगे और अलग अलग लड़ेंगे, अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ेंगे, तो आज की जनता के बीच में ये बात छिपने वाली नहीं है। पहले जो पॉलिटिकल गिमिक्स होते थे वो चल जाते थे, लेकिन आज के भारत में मुझको नहीं लगता है कि जनता जो है वो इतनी अबोध है कि वो इन बातों को नहीं समझती है। मेरी समझ में ये था कि अगर विपक्ष को कुछ करना ही था, कोई कॉन्क्रीट काम करना ही था, तो सबसे पहले उनको यूनाइटेड होना था, अपना एक लीडर चुनना था और एक प्लान देना था। देखिए, मैं एक विश्लेषक के नाते आपको बताऊं, एक आपको अल्टरनेटिव नेटवर्क देना पड़ेगा देश को कि किस तरह से देश आप चलाएंगे। केवल क्रिटिसिज्म करके आप जो है आज के पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते। मैंने शुरू में कहा 8 करोड़ नए वोटर जुड़े हैं जो बिल्कुल यंग हैं। उनको जो है किसी पार्टी से, किसी जाति से या धर्म से कोई विशेष नहीं है। उनको एक ऐसा देश चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, जो दुनिया के सामने भारत की बात को रखे। और 1.5 करोड़ तो उसमें ऐसे हैं जो 18 से 19 साल वाले हैं, बिल्कुल 18 से 19 साल वाले वोटर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार सबसे बड़ी चीज जो होने वाली है वो ये है कि हम लोग एक एनलाइटेंड डेमोक्रेसी हैं। इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, आप देखिएगा। और दूसरा ये कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ जो यंग वोटर है उसकी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका होने वाली है और राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि पिछले 3-4 दशकों से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। और जब आप नेशनल लीडर चुनने चलते हैं तो आदमी कंसिडर करता है कि नहीं, हम वोट किसको दे रहे हैं और ये वोट हमारी कहां जाएगी। ठीक है, समय कम है, जल्दी कमेंट ले लेता हूं। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे जो रूट कर जा रहे हैं उनकी जगह भरने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और कितनी कसरत करनी पड़ेगी, और साथ ही पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है अब भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जो यादव जी हैं और ब्रिजेश जी हमारे किसी दल से संबद्ध नहीं है। इनके पूरे विश्लेषण में साफ हुआ कि भारत की जनता भावना प्रधान वाला देश है ये। तो यहाँ एक लीडरशिप में जो है हमेशा अवतारवाद तलाशते हैं लोग, नायक की तलाश करते हैं, और वो आज नहीं है। कांग्रेस में भी इंदिरा जी थी, नेहरू जी थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ये इसमें कुछ छिपा नहीं है। इसमें संगठन आने जाने वाले लगे रहेंगे, राष्ट्रीय मुद्दे और नेतृत्व, और ये दोनों हमारे साथ हैं। इसलिए हमें वो कुछ क्षेत्रीय असंतोष का कोई गम नहीं है, या एक व्यक्ति विशेष छोड़ के जाता है तो उस पर वोट नहीं मिलने वाला। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जब 23 मई को वोटिंग होगी तो एक बार फिर नई सरकार बनने जा रही है। जी, करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जी, अभिषेक जी, करप्शन याद आ गया? 2014 इसी पर सत्ता से बाहर हुए थे आप। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा होगा और मैं बताऊं कि जी अभिषेक जी, असर आएगा चुनाव। बहुत कम समय बचा है। अभिषेक जी, आपसे कमेंट जानना चाहेंगे कि अब चुनावों का ऐलान हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस कितनी तैयार?
देखिए ये जो चुनाव होने वाले हैं, देश बनाम भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक दल जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक ही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 4 साल 5 साल होने को पूरे आ गए, देश का सत्यानाश किया और यहाँ पे मुद्दे किसानों के होंगे, युवाओं के रोजगार के होंगे, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा होगा। आपने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तमाम स्कीम लेकर आए और कोई भी जमीन पे आप डिलीवर नहीं कर पाए। सफाई की योजना लेकर आए, शौचालयों की आपने बात करी, आपने धर्म उन्माद फैलाया, समाज में एक खाई पैदा करने की कोशिश करी। तो देश की जनता ये सारे मुद्दों को माइंड में रखेगी और भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी। आइडल वर्शिप की जहां तक बात रही, कह रहे हैं कि आइडलाइजेशन होता है पॉलिटिक्स में, अगर हम इनकी बात मान भी ले तो पहले के जो प्रधानमंत्रियों का जिनका इन्होंने नाम लिया उन्होंने कुछ डिलीवर करके दिया भी। मोदी जी ने 4.5-5 साल में क्या डिलीवर करके दिया ग्राउंड पे और आज क्या रियलिटी है वो सबको मालूम है। तो देश की जनता को अब भ्रमित करने के जितने प्रयास थे भारतीय जनता पार्टी के वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब देश की जनता इनको फिर से एक मौका नहीं देने जा रही है, क्योंकि देश को जिस गर्त में लोग लेकर गए हैं एक और टर्म ये रिपीट कर जाएंगे। देश की जनता को मालूम है कि देश की क्या स्थिति। ठीक है, एक आखिरी कमेंट आपसे कुमार भवेश चंद्र जी, पूरा जो ओवरऑल आपने सुना सबको, चाहे ओपी यादव जी का विश्लेषण हो या फिर ब्रजेश मिश्रा जी का, कांग्रेस और बीजेपी को भी सुना, क्या लगता है कि इस बार के चुनाव, वही मेरा सवाल, कि दिलचस्प कैसे रहने वाले? देखिए, इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए रहने वाला है क्योंकि इस बार एक मोदी फैक्टर के रूप में मोदी हैं कि मोदी के 5 साल का परफॉर्मेंस, जैसे पिछली बार मोदी, सिर्फ मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्रदेश में एक बहुत अच्छे नतीजे दे चुका था, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर चुका था खुद को, और वो व्यक्ति राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार था और उसने वादे किए थे देश के सामने। तो मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। आज की तारीख में मोदी फैक्टर इस रूप में है कि क्या मोदी को रखना है अगले 5 साल के लिए या मोदी को हटाना है। तो मोदी निश्चित रूप से एक बड़े फैक्टर के तौर पर रहेंगे। अब देखना है कि विपक्ष अपने सामने, जो ब्रजेश जी ने कहा कि विपक्ष को अगर साथ आना है या विपक्ष को एक देश के सामने एजेंडा रखना है तो एक क्लियर रोड मैप उनके पास भी होना चाहिए। ये चुनावों के दौरान अगर वो क्लियर रोड मैप रखते हैं कि वो कैसी सरकार देने जा रहे हैं, उनकी सरकार में क्या खास बात होगी, उनकी सरकार में कौन चेहरे होंगे, अगर इस दिशा में अगर कोई वो सफाई पेश कर सकें, इस दिशा में अगर कोई वो लोगों के सामने एक ऐसा कोई उदाहरण रख पाएंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज पूरे देश में एक अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीज़ों को लेकर प्रतिक्रिया होगी और एक कॉम्प्लेक्स नतीजा आएगा जो एक बहुत ही उसको लेकर कह सकते हैं कि भारत ने ऐसे नतीजे दिए हैं। लेकिन हाँ, देश को एक प्रधानमंत्री मिलेगा और 23 मई जो फाइनल तारीख है उस तारीख को देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। वो कौन मिलने वाला है ये 23 भविष्य के गर्भ में जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कुमार भवेश चंद्र जी आपका भी, जेबी पांडे जी आपका भी, अभिषेक राज जी आपका भी, और साथ ही ब्रजेश मिश्रा जी और ओपी यादव जी आपका भी। फिलहाल दंगल की तारीख भी तय हो चुकी है और शंखनाद भी हो चुका है। बस इंतजार है उन तारीखों का, यानी 7 चरणों का, जब आप वोट कास्ट करने पहुंचेंगे, अपनी ताकत का एहसास कराने पहुंचेंगे। फिलहाल तारीखों के ऐलान के साथ पॉलिटिक्स वोटों वाली शुरू हो चुकी है और फिलहाल वोट पॉलिटिक्स में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।